स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन में पवन दुबे के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि प्रत्येक टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे 2 से 3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो इसको आवश्यकता इस बात की है कि केयरफुली देखा जाए और यदि संभव हो तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें वीडियो को पॉज करके। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मूल रूप से यदि हम देखते हैं तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और स्विस का आशय यह है कि स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1896 को और मृत्यु इनकी हुई थी वह 16 सितंबर 1980 को हुई थी। तो मूल रूप से इनके बारे में और अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो ये जीव विज्ञान में पीएचडी किए थे और इनकी जानने की जो जिज्ञासा थी वो यह थी कि जीव विज्ञान तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में जो संबंध है वह खोजने का इन्होंने प्रयास किया कि किस तरह से संबंध पाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनके द्वारा कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो इसमें दी गई हैं या इनके द्वारा जो कोटेशन है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो इसमें जो पहली कोटेशन है उसमें इन्होंने कहा है कि बच्चा जो जन्म के समय होता है वह क्रियाशील होता है और क्रियाशील होने के साथ साथ सूचना प्रक्रमणित प्राणी होता है, यानी कि एक्टिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग होता है। तो ऐसा मानना था जीन पियाजे का और ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिसने बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील माना है। ठीक है। इसके बाद जो अगली इनकी कोटेशन है वो है बौद्धिक विकास व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यहाँ पर चीज़ें देखने लायक हैं कि बौद्धिक विकास जो व्यक्ति का होता है वह व्यक्ति एवं उसके वातावरण से सतत और अंतःक्रिया के पर ही यह निर्भर होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने जो बताया वो ये बताया कि प्रत्येक बच्चा जन्म के साथ ही कुछ मूल प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने की योग्यता धारित करता है। वह सहज क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं को कह लीजिए कि वस्तुओं तक अपनी पहुंच बनाना या पहुंचने का प्रयास करना, ये आदि जो प्रक्रिया है यह मूल रूप से बच्चे में सहज ही देखी जा सकती हैं। तो यह मूल प्रवृत्तियों पर ही बच्चे का व्यवहार आधारित होता है, ये हम कह सकते हैं। अगली जो इनकी कोटेशन है वो है इसको हम कह लीजिए कि बौद्धिक संरचना के रूप में यदि देखते हैं या देख सकते हैं तो आयु के बढ़ने के साथ साथ ही बालक में धीरे धीरे बौद्धिक विकास होता है, ऐसा मानना था जीन पियाजे महोदय का। संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि पहला है संगठन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संगठन का आशय प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न यानी कि जो बौद्धिक संरचनाएं होती हैं व्यक्ति की उनमें व्यवस्थित करने से है। ठीक है। इसके बाद जो अगली इसकी विशेषता है वो है अनुकूलन। अनुकूलन को हम एडॉप्टेशन भी कहते हैं। एडॉप्टेशन से आशय ये होता है कि व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। तो जो ये संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है इसी को हम अनुकूलन या एडॉप्टेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको करने के लिए अनुकूलन के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं हैं या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं इन प्रक्रियाओं को। तो उसमें पहला है आत्मसात्करण, जिसको हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। ये एसिमिलेशन क्या होता है कि नए अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। और समाविष्टीकरण क्या है? समाविष्टीकरण नए अनुभवों की दृष्टि में से
पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार, विस्तार एवं परिवर्तन से है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझना चाहेंगे कि बच्चा जब उसके मन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है एक सफ़ेद रंग के बकरी के बच्चे का, ठीक है, कैसा है बच्चा, सफ़ेद रंग का है और उसमें 4 पैर हैं, 2 हैं, 1 पूँछ है। तो ये सब क्या है, ये सब उसकी विशेषता है किसकी, बकरी के बच्चे की, ठीक है। अब जब वह अगले समय में किसी कुत्ते के सफ़ेद रंग के बच्चे को देखता है, ठीक है, कुत्ते के सफ़ेद रंग के बच्चे को जब देखता है तो उसमें भी 4 पैर वह देखता है, उसमें भी वह 2 कान देखता है, 1 पूँछ देखता है। तो यहाँ पर वो करता क्या है कि धीरे धीरे उसकी बौद्धिक क्षमता में विस्तार होने लगता है या विस्तार करता है और वह दोनों में अंतर करना सीखता है। यानी कि कुत्ता वो देखता है कि भौंकता है, लेकिन बकरी का बच्चा भौंकता नहीं था। तो ये जो दोनों में अंतर करने की प्रक्रिया है, या कह लीजिए कि बच्चा अपनी बौद्धिक संरचनाओं में जो सुधार करता है, उसका विस्तार करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है उसको हम समाविष्टीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कुछ और टर्म्स हैं जो कि इस सिद्धांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना अति आवश्यक है। उसमें पहला है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे व्यक्ति आसानी से दोहरा सके, ठीक है, उसको हम स्कीम्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण इसको हम और देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक बच्चा है, स्कूल पढ़ने जाता है और वह अपने जो टाइम टेबल है उसके अनुरूप क्या करता है कि अपनी कॉपी, अपना ड्रेस मैनेज करता है और उसी के अनुरूप वह अपने आप को ढाल लेता है। यानी कि उन व्यवहारों का उसके द्वारा दोहराया जाना सुनिश्चित रहता है। तो ये जो व्यवहार को दोहराने की प्रक्रिया है आसानी से, उसी को हम स्कीम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्कीमा। स्कीमा देखने में लग रहा है कि जैसे स्कीम्स के ही मिलता जुलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक संरचना है, स्कीमा के विषय में, यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, ठीक है। तो स्कीमा ऐसी संरचना को, मानसिक संरचना को कह सकते हैं जिसका कि जनरलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। इसके बाद जो अगला टर्म है वो है विकेंद्रण, जिसको हम डिसेंटरिंग कह सकते हैं। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता ही विकेंद्रण है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं, जीन पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक विकास की यात्रा है उसको 4 स्टेज में विभाजित किया है और यह शुरुआत होती है 0 वर्ष से और यह अंतिम तक चलती है 15 वर्ष तक। तो अब यह 0 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की जो आयु है बच्चे की, इसको इन्होंने 4 स्टेजेस में विभाजित किया है, जिसमें पहली जो स्टेज है वो है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज के भी नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस तरह से बच्चे व्यवहार करते हैं या उनमें किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं उसकी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं। अब ये इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं कैसी हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखें तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे बच्चा जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है, वह रोता है, ठीक है। अब जब बच्चा भूख लगने पे रोता है तो उसके जो भी इंद्रिय जनित कह लीजिए कि अवस्थाएं होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, वह कार्य करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करता है कि वह उन्हीं के माध्यम से क्रिया करता है। किनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। अगला इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे वस्तुओं को दिखाकर उसको पाने की इच्छा या प्रत्याशा करता है, या हम ये कह सकते हैं कि भाषा का अभाव होने के कारण
बच्चा वातावरण को कह लीजिए कि इंद्रियों की आवश्यकता या इंद्रियों द्वारा उसकी गामकता से उसको अनुभव करता है या उसके माध्यम से उसको जानने का अपने वातावरण को प्रयास करता रहता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने ये देखा कि बच्चा जो उसकी इंद्रियां हैं उसके द्वारा क्रियाओं को वह करता है। नेक्स्ट, वस्तु के मूर्त स्वरूप को ही वह जानता है। यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि जो बच्चे के सामने वस्तु उपस्थित होती है केवल वह उसी को जानता है। ठीक है, तो मूर्त का आशय ये है कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उसको हम मूर्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इस अवस्था के अंत में जो इस धारणा जो इस तरह की होती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और बालक प्रयास एवं त्रुटि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है और अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, पहले अनुकरण के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, वह अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भी भाषा का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद आइए देखते हैं हम अगली अवस्था में चलते हैं, यानी कि दूसरी अवस्था जिसको हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था को पियाजे ने 2 प्रमुख भागों में बांटा है। पहली जो ये भाग पहला है वो है पूर्व प्रत्ययात्मक काल। पूर्व प्रत्ययात्मक काल जिसको हम प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के भी नाम से जानते हैं और इसकी अवधि कितनी होती है, 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक। और इसके बाद जो अगली इन्होंने अवस्था बताई, इसको सब डिवाइडेशन किया, उसमें यह है आंत प्रज्ञ काल, जिनको हम इंट्यूटिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो अवस्था होती है वो 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक हम देख सकते हैं यह पाई जाती है। अब ये आंत प्रज्ञ का आशय क्या है? आंत प्रज्ञ से आशय है कि किसी तार्किक विचार के किसी वस्तु व बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। ठीक है, जैसे व्यक्ति किसी तार्किक विचार या किसी वस्तु को अपने मस्तिष्क द्वारा जब तुरंत स्वीकार कर लेता है तो उसको हम आंत प्रज्ञ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो प्रमुख विशेषता है उसको हम देख सकते हैं कि भाषा का विकास ठीक प्रकार से इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा का विकास बच्चे में किस अवस्था के अंतर्गत होना प्रारंभ हो जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप नोट करते चलें। नेक्स्ट, वस्तुओं की पहचान एवं विभेद करना इसमें बच्चा प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम तो बच्चे संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया भी जो है बच्चों में आरंभ हो जाती है या इसमें ये भी प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभ में बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, जैसे सेल्फ सेंटर्ड होता है। पूरी तरह से बच्चे को ये लगता है कि उसके जो भी आसपास की वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वह केवल उसी के व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे वह उसके मम्मी हैं तो केवल उसके मम्मी, उसके पापा हैं तो केवल उसी के पापा हैं, उसका भाई, उसका बहन, उसकी वस्तुएं, यहाँ तक कि खिलौना जो है वो केवल उसी का है। ठीक है, तो ये क्या है, यह आत्मकेंद्रित की अवस्था होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विपरीत सोचने की शक्ति भी बच्चे में धीरे धीरे विकसित होने लगती है और इस तरह की शक्ति जब विकसित होने लगती है तो बच्चा क्या करता है कि दूसरी तरफ भी सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि बच्चे में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो लेकिन यहाँ पर जो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है
इसमें होता ये है कि ये बहुत सतही स्तर तक ही होती है। जैसे एक बच्चे में उसके मस्तिष्क में ये भाव आया कि ये पुरुष है, तो जितने भी पुरुष को वो देखेगा क्या समझेगा कि ये कौन है, ये पापा हैं। ठीक है, तो ऐसा उसका विकास होता है कॉन्सेप्ट का उसके अंदर। अब जितनी भी महिलाओं को वो देखेगा उन सारी महिलाओं को अपनी मम्मी समझेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो इस स्तर का होता है। परंतु धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चे की, वैसे वैसे इन भ्रांतियों में परिवर्तन आता है और यह भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। और ये होता कितनी आयु में है, लगभग 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वस्तु को उसकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप में समझने की शक्ति भी इसमें बच्चे में विकसित हो जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सिद्धांत है जिसको हम संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अब इस सिद्धांत में क्या होता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को हिस्सों में या कई टुकड़ों में विभक्त कर देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये स्थिति होती है संरक्षण के सिद्धांत की। ठीक है, इस सिद्धांत के पूर्व कुछ बातों को समझना जरूरी है, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है विलोमीयता, जिसको हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है तार्किक गुणितता, जिसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब विलोमीयता से क्या आशय है, किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझने से है। जब बच्चा किसी वस्तु को अपने मन ही मन उसके पहले से के आकार में समझने लगता है, तब इसको हम विलोमीयता की स्थिति कहते हैं या विलोमीयता के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात आती है तार्किक गुणितता की। तो ये तार्किक गुणितता से आशय क्या है, आइए देखते हैं। तो 2 या 2 से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर ध्यान देने से है, यानी कि बच्चा इन दोनों पर ध्यान नहीं दे पाता है एक साथ। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 गिलास है कांच का बच्चे के पास, ठीक है, और दोनों गिलास में एक पतला है, लंबा है, और एक चौड़ा है, यानी कि पानी उतना ही आएगा दोनों गिलास में। तो चौड़े वाले गिलास में आधा भरा हुआ है और पतले वाले गिलास में पूरा भरा हुआ है, यानी कि इसका जो आकार है ये कैसा है, ये बड़ा है। ठीक है, परंतु इसका आकार पतला है। तो जितना पानी इसमें हम रखेंगे आधे गिलास में, उतना ही पानी इसमें हम पूरे गिलास में रखेंगे। लेकिन बच्चा इन स्थितियों को समझने में सक्षम नहीं होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि बच्चा एक साथ 2 विमाओं पर, यानी 2 उसकी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति होती है तार्किक गुणितता की, जिसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के नाम से जान सकते हैं। या इसको हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं कि अगर हम बच्चे के सामने 2 बराबर छड़ी रखते हैं, ठीक है, और उसी समय एक छड़ी को हम थोड़ा सा खिसका करके आगे बढ़ा देते हैं, तो अब हम बच्चे से पूछते हैं कि इसमें से कौन छड़ी लंबी है। तो बच्चा जब केवल इस छड़ी को देखता है तो कहता है कि ये छड़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वह पीछे की छड़ी का स्वरूप नहीं देख पाता है। तो यहाँ भी वही स्थितियाँ हुई कि बच्चा एक समय में 2 जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ तार्किक गुणितता, यानी कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। आइए इसके बाद देखते हैं हम अगली स्टेज जो है इनके द्वारा बताई गई है, वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वह पियाजे ने बताया 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग और इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इन अवस्थाओं के नाम से और एज से भी पूछे जाते हैं
कि इस एज का बच्चा किस अवस्था में होगा अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और नोट भी करते चलें। आइए देखते हैं इसमें बच्चे में किस तरह से परिवर्तन होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन है वो है सभी वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने या उसके उपयुक्त नाम एवं समझने की शक्ति बच्चे में विकसित हो जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अगली विशेषता है वो है प्रत्यय निर्माण बच्चे में होने लगता है। ठीक है। जो पिछली अवस्था में प्रत्यय निर्माण था उसकी अपेक्षा इसमें प्रत्यय निर्माण बेहतर ढंग से होता है। इसके बाद हम देखते हैं वस्तुओं में समानता, संबंध और दूरी की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे वस्तुओं के अमूर्त स्वरूप के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। यहाँ पर अमूर्त रूप वस्तुओं के रूप में चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सभी प्रकार की क्रियाओं में मूर्त एवं स्थूल रूप का ही प्रयोग होता है। इसके बाद अगली जो स्टेज है और लास्ट स्टेज है जिसको हम चौथी स्टेज के भी नाम से कह सकते हैं, और इसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के भी नाम से हम जानते हैं। और यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा सभी प्रत्ययों का बच्चे में समुचित रूप से विकास हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भाषाई योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का भी विकास हो जाता है। तर्क, कल्पना, निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा बच्चा निष्कर्ष निकालने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समझ पर आधारित उसकी क्या होती है, स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस एज कह लीजिए स्टेज की, वो है अमूर्त चिंतन की योग्यता बच्चे में विकसित हो जाती है। यानी कि जो वस्तुएं उसके समक्ष उपस्थित नहीं हैं उसके भी विषय में वह बच्चा चिंतन करने की योग्यता का विकास उसमें होने लगता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि समस्या समाधान की भी योग्यता का विकास कह लीजिए कि बच्चे में होने लगता है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यह अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की आयु में, और इस अवस्था में बच्चा होता है किशोरावस्था में। ठीक है। तो जो लक्षण किशोरावस्था में मिल रहे थे बौद्धिक विकास के, वो कुछ लक्षण इसमें मिल रहे होंगे आपको। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सृजन हेतु कल्पना शक्ति का प्रयोग बच्चा करने लगता है, यानी कि जो भी उसके द्वारा सृजनात्मक कार्य किए जाते हैं उसमें उसकी कल्पना शक्ति का प्रयोग वह पूरी तरह से करता है। इसके बाद अगली जो इसकी विशेषता है वो है प्रयास एवं त्रुटि के स्थान पर बच्चा सीखने हेतु अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। यहाँ पर क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो उपयोग नहीं करता है। ठीक है। अगली जो विशेषता हम देखते हैं वो ये है विश्लेषण, संश्लेषण, नियमीकरण की क्षमता का भी विकास बच्चे में हो जाता है। और इसके साथ साथ अन्वेषण, मौलिकता, रचनात्मकता आदि भी विकसित होने लगती है। ठीक है। और पियाजे ने इसके साथ ही कुछ निष्कर्ष रूप में कुछ महत्वपूर्ण लाइन बताई है। उन लाइनों को भी देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आइए देखते हैं हम लोग। पियाजे द्वारा बताई गई यह अवस्थाएं, यानी कि जो चारों अवस्थाएं इन्होंने बताई, इन अवस्थाओं में क्रमशः जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो स्थितियां क्या होती हैं अवस्थाओं की, वह जटिल होती चली जाती हैं। ठीक है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि पियाजे महोदय ने ये कहा कि बालकों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की जो गति होती है वह गति उनकी शारीरिक परिपक्वता एवं वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, यहाँ पर दो ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक परिपक्वता एवं वातावरणीय अनुभव, इन्हीं पर आधारित होती है। और लास्ट में इन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक अपनी बौद्धिक जो विकास की गति होती है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश उसी अनुरूप करता है जिस अनुरूप उसकी बौद्धिक विकास की गति होती है। यानी कहने का आशय यह है कि कोई भी बच्चा केवल आयु के ही आधार पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश नहीं करता है, अपितु जिस प्रकार से उसका बौद्धिक विकास की गति होती है उसी गति से वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये रहा आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई समझने में समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बने रहे आप शिक्षा मंथन के साथ और आने वाले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।